पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट का इलाज कैसे हो सकता है? एक्ने हम कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल के थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस से ही। क्या एंटी एजिंग प्रोडक्ट सच में असरदार होती है? ये हमारे डर्मेटोलॉजी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नाइट में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होना ज़रूरी है। क्या सामली त्वचा के लिए अलग स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए? अब हम बात करते हैं मेल के लिए कि मेल के लिए स्किन रूटीन क्या होना चाहिए। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़ रही है एक ऐसी शख्सियत जो स्किन और हेयर केयर के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है बल्कि लोगों के आत्मविश्वास को भी निखारा है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रीदेवी रायचूर का, जो उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित डॉक्टर श्रीदेवी एस्थेटिक की संस्थापक हैं और प्रमुख डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिनका अनुभव स्किन और हेयर केयर के हर पहलू को गहराई से कवर करती हैं। हमारी स्किन हमारी सबसे बड़ी अंग है, यही हमें बाहरी दुनिया से प्रोटेक्शन देती है। तो क्या आप इसका ख्याल सही से रखते हैं? इस पॉडकास्ट का मकसद है आपको सही और आसान टिप्स एंड जानकारी देना ताकि आप अपने स्किन के लिए सही फैसले ले सकें। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और एक कप चाय या कॉफी साथ में ले लीजिए और तैयार हो जाइए एक बेहतर बातचीत के लिए, जो न केवल आपको जानकारी देगी बल्कि आपके स्किन से जुड़े कई सवालों का जवाब भी आपको देंगे, आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो स्वागत करें डॉक्टर श्रीदेवी रायचूर का, जो एक जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कई सालों का एक्सपीरियंस रखती हैं। थैंक यू सो मच अर्चना जी, इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पे। यू वेलकम। डॉक्टर, हर दिन की स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? स्किन केयर रूटीन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, क्योंकि अलग अलग स्किन टाइप के लिए हम अलग अलग स्किन केयर रूटीन सेट करते हैं। अगर सपोज आपकी स्किन ऑयली है तो आपका रूटीन अलग रहेगा, अगर ड्राई है, अगर सेंसिटिव है, इस हिसाब से हम सेट करते हैं। बट जनरली आपके स्किन केयर रूटीन में एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन और नाइट में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होना ज़रूरी है। ओके। तो मॉर्निंग में मतलब बाथ लेने के बाद सबसे पहले क्या अप्लाई करें? हमेशा मॉइस्चराइजर पहले लगाना है, क्योंकि जब आपकी स्किन नमी जब ऑलरेडी है आपकी स्किन में, तभी अगर आप मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो वो नमी को लॉक कर लेता है। ओके। आफ्टर दैट इट डिपेंड्स कि अगर आप फेस के लिए बोल रहे हो या बॉडी के लिए। बॉडी के लिए सिर्फ मॉइस्चराइजर काफ़ी है। फेस के लिए उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके। बदलते हुए मौसम के अनुसार स्किन की देखभाल में कैसे बदलाव होना चाहिए? क्योंकि इंडिया में काफ़ी सीजन्स हमें देखने मिलता है एंड फील करने भी मिलता है। तो क्योंकि यूएस एंड बाकी जगह पे ठंड ही ज़्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे कंट्री में सारे मौसम हमें फील करने मिलते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ यूजुअली जब हम समर से स्टार्ट करते हैं। समर्स में आप मॉइस्चराइजर कम लगा सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और जैसे आप मानसून्स में आ जाते हैं, जैसे बारिश का सीज़न आ जाता है, स्किन थोड़ी सी चिपचिपी, ऑयली, ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो उस हिसाब से आपको मॉइस्चराइज़र थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ेगा, क्रीम बेस्ड नहीं यूज़ करें। सनस्क्रीन इस टाइम पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब विंटर्स आ जाते हैं तब मॉइस्चराइजर सबसे इम्पोर्टेंट फेज में चला जाता है और सनस्क्रीन हम थोड़ा सा रेपिटेशन कम कर सकते हैं। कम कर देते हैं। तो ये आपने जेल मॉइस्चराइजर बोला और ये दूसरा जो बोला, दोनों में क्या डिफरेंट है? 4 चीज़ें होती है एक्चुअली। एक होता है क्रीम, एक होता है जेल, एक होता है ऑइंटमेंट और एक होता है लोशन। ओके। तो सबसे थिक जो कंसिस्टेंसी की होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा ऑक्लूजन चाहिए या हमें चाहिए कि बहुत ही स्किन ड्राई हो रखी है, तो हम ऑइंटमेंट बेच देते हैं। ओके। हम पैर के तलवे पे या फिर हाथ पे जहाँ पे थिक स्किन है वहाँ पे भी ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा। लेकिन क्रीम हम उस जगह यूज़ करते हैं जो थोड़ी सी कम थिकनेस चाहिए हमें, जैसे कि बैक हो गया, हैंड्स हो गए हमारे, उस टाइम पे आर्म्स या 4 आर्म्स पे। लेकिन हम जेल बेस्ड तब यूज़ करते हैं जब हमें स्किन पे हमें नहीं चाहिए कि ब्रेकआउट्स हो, एक्ने हो जाए मॉइस्चराइजर बंद होने की वजह से पोर्स। उस टाइम पे हम जेल बेस्ड यूज़ करेंगे। लोशन हम तब प्रेफर करते हैं जब लार्ज एरिया को लगाना है, क्योंकि उसकी स्प्रेडेबिलिटी अच्छी होती है। तो इसमें कोई ऐसा ब्रांड है जिसका नाम आप बता सकती हैं कि ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा? ब्रांड
बता पाना मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करती हूँ डिपेंडिंग ऑन कैसे है स्किन का टेक्सचर, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी क्या है, पेशेंट कितने समय तक ये यूज़ कर सकता है, उसकी क्वांटिटी क्या है, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बता सकती हूँ। लेकिन यूजुअली ओट बेस्ड मॉइस्चराइजर्स अच्छे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्किन के लिए, जैसे ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, मिक्स स्किन होती है, तो इन सब के लिए क्या अलग अलग प्रोडक्ट होना चाहिए? हाँ जी, ज़रूर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्ने ब्रेकआउट्स कभी नहीं हुए, लेकिन सडनली कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उनको पिंपल्स हो जाते हैं जी। तब मुझे पता चलता है कि इन्होंने क्या यूज़ करा है जिसकी वजह से ये हो चुके हैं। सो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो आपको क्रीम बेस्ड चीज़ें लगाना रिफ्रेन करना पड़ेगा। नहीं लगाना, आपको जेल बेस्ड पे ज़्यादा स्विच करना है। ओके, ऑयली स्किन में। लेकिन अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड या फिर लोशन बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, और सेंसिटिव स्किन के लिए? सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना चाहिए। योर स्किन केयर शुड बी वेरी बेसिक। आपका स्किन केयर बहुत बेसिक होना चाहिए कि एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन, और आपको फेस वॉश कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, क्लेंजर वो यूज़ करना चाहिए सेंसिटिव स्किन के लिए। सेंसिटिव स्किन, लेकिन नॉर्मल स्किन जो, या फिर जिनका मिक्स है, या फिर जिनकी स्किन ड्राई है, वो सब तो कर सकते हैं ना? वो कर सकते हैं, फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ओके। क्या सामली त्वचा के लिए अलग स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए? नहीं, कलर डिटरमाइन नहीं करता है कि क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। स्किन का टाइप यूजुअली डिटरमाइन करता है कि किस चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए। ओके। बट कम्प्लेक्शन के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स स्किन उसके हिसाब से कुछ डिफरेंस नहीं होता। क्या रात को मेकअप हटाना जरूरी होता है, या अगर ना हटाएं तो क्या नुकसान हो सकता है? हमेशा आपके स्किन केयर रूटीन में ये एक कंपलसरी चीज़ होना चाहिए कि आप अपने फेस को हमेशा वॉश करके सोए। क्योंकि पूरे दिन में आपके स्किन पे काफ़ी सिक्रीशंस हुए रहते हैं, बहुत सारा डस्ट लगा रहता है, आपके प्रोडक्ट्स लगे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ हटनी चाहिए ताकि आपका स्किन ब्रीथ कर सके। ओके। एंड उसके बाद आप जो भी एक्टिव्स यूज़ करना चाहिए, जैसे विटामिन सी हो गया, आपका नाइसिनामाइड हो गया, आपका कोजिक एसिड हो गया, कोई भी एक्टिव आपको क्या चाहिए आपके स्किन के थ्रू, एंटी एजिंग चाहिए या पिगमेंटेशन कम चाहिए, उस हिसाब से जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो नाइट में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। अक्सर हम सुनते आए हैं कि अच्छा, मतलब काफ़ी पानी पीने से ग्लो आती है स्किन में, क्या ये सच है? कुछ हद तक ये बिल्कुल सच है। क्योंकि पानी का काम कोई और नहीं कर सकता, कुछ और कर ही नहीं सकती। सो जो पानी है, हम बहुत इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन यही बहुत बड़ा मेडिसिन होता है हमारे बॉडी को क्लेंस करने के लिए, ताकि जो भी आपके टॉक्सिन्स जो भी जनरेट हुए, अगर वो फ्लश आउट हो गया आपकी बॉडी से, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस वगैरह, कुछ मुहासे आने का या फिर पिगमेंटेशंस, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल में रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इससे चले जाएंगे, बट हम इसको कम रख सकते हैं, कंट्रोल करने में मदद करती है। बट और जब बॉडी में अगर पानी का मात्रा मतलब इक्वल है, तो मतलब नमी जो है, मतलब क्या बोलते हैं, ड्राई स्किन कम होगी, है ना? मॉइस्चर अगर बॉडी में है तो ड्राइनेस भी कम महसूस होगी। हाँ जी, बिल्कुल। बालों और स्काल्प की देखभाल के लिए आप क्या सलाह देंगे? जैसे मैंने स्किन केयर के लिए भी बताया, डिपेंड करता है कि आपका स्किन कैसे। बालों का केयर भी डिपेंड करता है कि आपकी अंडरलाइंग स्कैल्प कैसी है। ओके। अगर आपको डैंड्रफ है या इची स्कैल्प है तो आपका हेयर केयर रूटीन चेंज होगा। और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है और व्हाट डू आई से कि हेयर फॉल ज़्यादा है, आपके क्या कंसर्न्स है, उस हिसाब से आपका हेयर केयर रूटीन चेंज होता है। ओके। तो आप अगर किसी को डैंड्रफ ज़्यादा है, तो आप कोई ऐसे बता सकते हैं शैम्पू का नाम, जो मतलब जो भी मेडिसिन का नाम जो यूज कर सके दर्शक? ज़रूर। सो डैंड्रफ क्या होता है ना अर्चना जी, बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि डैंड्रफ जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर शैम्पू रहेगा। पहले तो हमें पता लगाना है कि ये डैंड्रफ जैसे फ्लेक्स जो निकल रहे, वो एक्चुअली डैंड्रफ है या सोरियासिस है या सिर्फ ड्राइनेस है। अगर सिर्फ रीजन क्या है इस चीज़ का, तो वो देखने पे पता चलेगा कि किस हिसाब से है। कोई स्पेशलिस्ट को अगर आप दिखाएंगे, बट जनरली अगर ड्राइनेस की वजह से फ्लेक्स हो रहे हैं आपके, तो आपको हाइड्रेटिंग शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करना चाहिए।
अच्छा। और अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ है आपको, तो आपको एंटी फंगल शैम्पूज यूज करने चाहिए, जिसमें कीटोकोनाजोल, जिंक पायरेथ्रियन या सर्टाकोनाजोल, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड है। और अगर आपका बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फ्लेकीनेस है, जैसे कि सोरियासिस है, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या एंटी एजिंग प्रोडक्ट सच में असरदार होती है? ये हमारे डर्मेटोलॉजी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा। मैं ये बता सकती हूँ कि एंटी एजिंग कुछ हद तक वर्क करते हैं, डिपेंड करता है एजिंग कितना हो चुका है। अगर स्किन बिल्कुल ही लटक गई है तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि क्रीम्स की वजह से वो लिफ्ट हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन एंटी एजिंग अगर आपने आपके स्किन केयर रूटीन में पहले से स्टार्ट किया है तो वो प्रिवेंट ज़रूर करेगा कि जिस स्पीड से आपकी एजिंग हो रही है उसको स्लो डाउन करेगा। अच्छा। फाइन लाइंस जो है उसको हम कम कर सकते हैं रेटिनॉल बेस्ड क्रीम से, बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा जब ग्रेड हो जाता है इसका तो वी हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजी, क्रीम से कोई असर नहीं होता। ओके। डार्क सर्कल का मेन रीजन क्या होता है और इसको कम करने का प्रभावकारी तरीका क्या है? डार्क सर्कल मैं बताना चाहूँगी कि ये मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। इंटरनली भी क्या चीज़ हो रही है एंड एक्सटर्नली क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। सो इंटरनली आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकता है, आपका स्लीप पैटर्न हो सकता है, ये तीनों चीज़ें, एंड जेनेटिक ऑल्सो। अगर फैमिली हिस्ट्री है कि बहुत डार्क सर्कल्स है तो यूजुअली वो ट्रांसमिट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है ये चीज़, जैसे कि इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन के सामने ज़्यादा काम कर रहे हो, जैसे मैं देखती हूँ कि आईटी प्रोफेशनल्स में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर आप मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से, यस, बच्चों के आजकल बहुत ज़्यादा मुझे देखने मिल रहा है कि अगर सोने से पहले आप लाइट्स ऑफ करके फ़ोन यूज़ कर रहे हो, डार्क रूम में अगर आप ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा रख के घूम रहे हो, मतलब देख रहे हो उस चीज़ को, तो उस वजह से भी हो सकता है। लास्ट चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप बिना सनग्लासेस के जाते हो बाहर सनलाइट में। तो इसको कम करने का कोई ऐसा होम रेमेडी टिप्स दे सकती हैं? यस, टिप्स मैं बता सकती हूँ आपको कि पहली बात तो ये जो भी फैक्टर्स मैंने बताए, ये सारी चीज़ें पहले कंट्रोल में आनी चाहिए, क्योंकि डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट 50% लाइफस्टाइल होता है, 50% डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से। ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं, अंडर आई सीरम्स है काफ़ी अवेलेबल, उसमें विटामिन सी रहते हैं, रेटिनॉल रहता है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं ना। होम बेस्ड रेमेडीज़ अगर आप बता रहे थे तो मैं ये बता सकती हूँ, ग्रीन टी बैग्स जो हम यूज़ कर चुके, उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके हफ्ते में 2 बार 10-15 सेकेंड्स के लिए अगर अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो आईज को थोड़ा सा बेटर करेगा। ये अंडर आई के पफीनेस को भी कम करता है। ओके। आइसिंग भी कर सकते हैं, आइसिंग भी बहुत अच्छा तरीका है। ओके। आजकल जो है विटामिन सी और ई जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, मतलब सोशल मीडिया पर लोग दिखाते हैं यूज करना और लोग यूज़ भी कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई में असरदार है? विटामिन सी जो है इट इज़ अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो विटामिन सी डेफिनेटली काम करता है, बट इमीडिएट इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा आपको। कम से कम 3 to 4 मंथ्स आपको कंसिस्टेंटली जब आप यूज़ करेंगे इस चीज़ को, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा। विटामिन सी आपको एंटी एजिंग में भी हेल्प करेगा, एंटी पिगमेंटेशन के तौर पे भी वो वर्क करेगा। एंड सेकेंड वन, विटामिन ई जो आपने बताया, ये जनरली स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, बट पिगमेंटेशन एंड एंटी एजिंग पे इतना काम नहीं करता। ओके। तो इसको यूज कैसे करना चाहिए? विटामिन ई की जो कैप्सूल मार्केट में मिल रही है या विटामिन सी की जो सीरम मिल रही है, इसको यूज कैसे करना चाहिए? विटामिन सी 2-3 अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है इस चीज़ के। यूजुअली बहुत लोग ये सजेस्ट करते हैं कि विटामिन सी सुबह लगा के उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएंगे, बट मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज विटामिन सी अगर आप बॉटल भी कभी भी देखेंगे तो हमेशा डार्क ग्लास में पैक होता है। इट इज़ नेवर इन ट्रांसपेरेंट ग्लास, हमेशा डार्क, या तो उसका लेबलिंग ऐसे रहा होगा कि वो बिल्कुल कवर हो जाए, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है बहुत। सो अगर लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। तो मैं यूजुअली विटामिन सी नाइट में देती हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए, ताकि वो अच्छे से काम करे। एंड मैं ये भी बोलती हूँ कि जैसे ही लगाएंगे उस टाइम पे लगाइए जब लाइट्स ऑफ करने वाले हैं आप।
ओके। तो इसमें क्या कुछ मिक्स भी करना है या ऐसे ही लगा लेना है? विटामिन सी सीरम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप। तो कितने ड्रॉप एक टाइम में लगाना चाहिए? 2 to 3 ड्रॉप्स काफ़ी रहेगा एक फुल फेस। अगर आप नेक भी इंक्लूड करना चाहेंगे तो 2-3 ड्रॉप्स एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे आप। ओके। और विटामिन ई? विटामिन ई कैप्सूल्स जो है वो उसको आप प्रिक करके उसके फ्लूइड को निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप मॉर्निंग टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये यूजुअली मॉइस्चराइजर जैसे का काम करता है। तो क्या इसे भी रोज़ यूज करना चाहिए? यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म कि आप यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ नहीं करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विटामिन सी जो है नाइट में जो आप दे रहे हो तो उसको आप कभी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। अच्छा। और मैंने सुना है, लोगों को देखा भी है कि विटामिन ई जो है उनको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाते हैं, तो ये क्या सही है? यस, आप उसको मॉइस्चराइज़र कोई भी मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स कर सकते हो क्योंकि नारियल तेल सबसे पुराना मॉइस्चराइज़र है जो हम जानते हैं। हाँ, सबसे अच्छी तो चीज़ आप है। उसके साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। तो क्या फेस के लिए नारियल तेल मतलब यूज करना सही है? मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करूँगी ये चीज़ के लिए क्योंकि ऑयल जो है, जैसे मैंने 4 चीज़ें बताई आपको, जेल, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड लोशन, उसमें जो ऑयल आता है मैंने कभी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ऑयल्स फेस के पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, स्किन को इरिटेट करेगा, ब्रीथ करने नहीं देगा। तो अगर आप नहाने से पहले लगा रहे हो जो वॉश आउट होने वाला है तब ठीक है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप वॉश करने के बाद लगाने वाले हो, आई वुड डेफिनेटली टेल कि मना है इस चीज़ का। ओके। स्किन को लंबे समय तक हेल्दी एंड यंग बना के रखने के लिए इसके 3 टिप्स, मतलब 3 सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? नॉन मेडिकल टर्म्स में पूछ रहे हैं आप? हाँ, नॉन मेडिकल में, और मेडिकल में भी आप बता दीजिए। 3 टिप्स मैं बताऊंगी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों। हाँ, दोनों में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेडिकल, हमेशा स्ट्रेस फ्री लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब भी आप टेंशन में हो वो हर चीज़ आपके फेस पे दिख के आता है। आपकी डार्क सर्कल्स बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, स्किन डल हो जाता है, झाइयाँ बढ़ जाती है। सो हमेशा ऑलवेज लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। वो बहुत डिफिकल्ट है करना, लेकिन आपको वो चीज़ को धीरे धीरे मास्टर करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी स्ट्रेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका हेल्थ है और जितनी आपकी स्किन की ग्लो है, ऑफ कोर्स, उसके वजह से। सेकंड चीज़, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पानी ठीक से पीना है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं हम अगर हम पानी ठीक से पिएंगे। एंड थर्ड थिंग, आपका स्किन केयर रूटीन डेफिनेटली फॉलो कीजिए, चाहे आप 15 के हो, चाहे आप 20 के हो, चाहे आप 50 के हो, चाहे आप 70 के हो, एक स्किन केयर रूटीन होना ज़रूरी है। ओके। ये 3 हो गए नॉन मेडिकल। मेडिकल में आप क्या कर सकते हैं स्किन को हेल्दी रखने के लिए? आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन कभी भी स्टॉप मत कीजिएगा। ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ग्रेजुअल चीज़ है लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा बहुत समय के बाद, बिकॉज स्किन केयर इज़ नेवर अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। वो लंबे रेस का चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, आपको रेटिनॉल या फिर एंटी एजिंग यूज़ करना ज़रूरी है। जितने जल्दी आपको फर्स्ट लाइन दिख जाए, आपको झुर्रियाँ पड़ने शुरू हो जाए, तो आप अगर स्टार्ट कर देंगे तो आप इतने यंग लगेंगे कि शायद आपके बच्चों को भी आपके सिबलिंग्स समझे लोग। ओके। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या ब्लीच एंड मेकअप प्रोडक्ट्स हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है? डेफिनेटली। ब्लीच और मेकअप वो केमिकल्स के ही बने हुए रहते हैं। यस। मेकअप प्रोडक्ट्स में फिर भी हाँ बोल सकती हूँ यूज़ करने के लिए, लेकिन ब्लीच इज़ वेरी वेरी हार्श फॉर द स्किन। वो आपके स्किन के मेलानिन लेयर को ही टारगेट करता है एंड आपके कलर को चेंज करने की कोशिश करता है। यस। सो इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ब्लीच। मतलब कभी भी ब्लीच यूज नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली नो, नहीं यूज़ करना। बट आजकल क्या है, मेकअप के दौर में ब्लीच के बिना तो मतलब ऐसा लगता है कि फेस में ग्लो ही नहीं आई है। तो लोग जो है फैशन की दुनिया में जो है ब्लीच को मतलब यूज किया जा रहा है, मतलब। लेकिन मैं ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस जो है, हमारे लेज़र्स जो है, उससे अगर आप ब्लीचिंग कराए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा एंड लॉन्ग टर्म में आपके स्किन को हानि नहीं पहुँचाएगा। ओके। तो काफ़ी लेज़र्स है, जैसे क्यू स्विच लेज़र, ये आपके हेयर को ब्लीच करेगा, स्किन को भी थोड़ा ब्लीच करेगा। लेज़र से भी ब्लीच होती है? यस, होती है। तो आप करते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ ओके।
तो एक बार अगर ब्लीच किया जाए लेजर से तो ये कितने मंथ तक मतलब इसका असर होता है? एटलीस्ट 20 डेज तो रहेगा ही रहेगा, बट आई हैव सीन कि 40-50 डेज तक भी, 2-2 महीने तक भी 2-2 महीने तक चल रह जाती जाता है। यस। अब हम बात करते हैं मेल के लिए कि मेल के लिए स्किन रूटीन क्या होना चाहिए। उनका स्किन हार्ड होता है, अलग डिफरेंट होता है, तो उन्हें भी ज़रूरत होती है एक अच्छे स्किन केयर की, तो उन्हें आप किस तरह से सजेस्ट करेंगी? मेल्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है स्किन केयर रूटीन जितने फीमेल्स के लिए होता है। ओके। बट मेल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है बिकॉज वो ज़्यादातर आउटडोर्स रहते हैं, तो उनको अपना स्किन की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ओके। सनस्क्रीन तो मैंडेटरी है उनके लाइफस्टाइल में, होना ही चाहिए। एंड वो एक लंबे चलने वाला सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको शायद वो चीज़ रिपीट नहीं कर सकते वो चीज़। ओके। तो दे कैन यूज़ अ सनस्क्रीन जो बहुत लंबे समय तक एक्शन करे। एंड नाइट में ज़रूरी नहीं है कि कुछ लगाए, बट अगर सिर्फ फेस वॉश करके भी सो जाए तभी भी स्किन काफ़ी हद तक मेंटेन्ड रहेगी। ओके। एक्ने को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका क्या है? एक्ने हम कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल के थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस से ही। अगर आप शुगर खाना कम कर दे, मीठा खाना कम कर दे, अगर आप तला हुआ, ऑयली फ्राइड, जंक फूड, फास्ट फूड अगर आप बंद कर दे या एटलीस्ट कम कर दे कुछ हद तक, अगर वाटर इनटेक आप इंक्रीज कर दे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आपके लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड किए, ताकि ये पीसीओडी और जो भी आजकल हार्मोनल दिक्कत है ये सारी चीज़ें से हम दूर रहे, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्ने से काफ़ी हद तक बचा सकता है। ओके। तो पानी की अगर आपने बात की है तो कितने लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए? डिपेंड टोटली करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है। अगर कोई इंसान बहुत इंडोर्स काम कर रहा है, ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, या जिमिंग नहीं है, हैवी वर्कआउट्स नहीं है, तो अराउंड 2.5 से 3 लीटर ठीक है। लेकिन अगर आप इंटेंस योगा कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, या आपका लाइफस्टाइल ऐसे है कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो देन एटलीस्ट 3 लीटर्स तो मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ एक्स्ट्रा 1 लीटर आप ऐड करेंगे। ओके। अगर हम मेल पर्सन की बात करें जिनकी हाइट भी ज़्यादा है, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो उनको कितना मतलब लेना चाहिए, रोज़ कितनी पानी पीना चाहिए? मिनिमम तो 3 लीटर उनको भी पीना ही चाहिए। उसके अलावा जब भी उनको लगे कि ही इज़ फीलिंग थर्स्टी या फिर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो बॉडी अपने आप बता देता है कि नीड हो जाती है पानी की। डेफिनेटली उस टाइम पे एक्स्ट्रा उनको ऐड करना चाहिए। ओके। पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट का इलाज कैसे हो सकता है? पिंपल्स जो है इट डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड का है। अभी 4 ग्रेड होते हैं हमारे एक्ने में। एक तो जिसमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ही दिख रहा है, तो ये बहुत मिनिमम होता है। इसमें हम सिर्फ लगाने वाली क्रीम से ठीक कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड होता है कि रेडनेस हो गई है लेकिन पस अभी भी नहीं आया है, तो सिर्फ रेड स्पॉट्स अगर है तो ये ग्रेड 2 हो गया। इसमें भी हम ट्राई करते हैं कि मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसे है, उस हिसाब से हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 आर वेरी एक्सट्रीम लेवल, जिसमें पस हो जाता है, गांठें जैसे बन जाती है, पेनफुल हो जाता है एक्ने। इसमें डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ओरल मेडिसिन भी स्टार्ट करने चाहिए। ओके। तो मैंने कई लोगों को ये सुना है कि इसको, कुछ लोग क्या होते हैं इसको तोड़ कर निकाल देते हैं, जो उसमें पस बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि इसको नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने आप बॉडी जो है इसको डिटॉक्स कर देती है। तो क्या ये सही है? हमेशा ये सही रहेगा कि आप कोई भी नेचुरल चीज़ को मेडल ना करें, आप हाथ ना लगाएं। अगर आप हाथ लगाएंगे कोई एक्टिव एक्ने पे तो वो निशान डेफिनेटली छोड़ेगा। निशान 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो सिर्फ पिगमेंटेशन हो सकता है या एक तो खड्डा पड़ सकता है। जो पिगमेंटेशन है वो अगर डीप चला गया तो वो दवाई से नहीं जा पाएगा, क्रीम से नहीं जा पाएगा, लेजर करना पड़ेगा। सेम इज विद द स्कार, अगर स्कार एक बार पड़ गया तो फिर से हमें लेजर करना पड़ेगा। तो एक छोटे टेक्निक से, जैसे हाथ ना लगाने से, अगर हम कोई भी चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे समझदार बात है। सेंसिटिव स्किन वाले लोग अपने स्किन प्रोडक्ट्स कैसे चुनें? सेंसिटिव स्किन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फोमिंग फेस वॉश ना यूज़ करें, क्लेंजर बेस्ड फेस वॉशेस यूज़ करें। जो ज़्यादातर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ना हो, जैसे विटामिन सी ना हो, सैलिसिलिक एसिड ना हो, जो स्किन के लिए हार्श हो सकते हैं। सिर्फ एक क्लेंजर हो, सिटाइल अल्कोहल, स्टीयरिल अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हो इसमें।
एंड मॉइस्चराइज़र हमेशा सॉफ्ट वाला यूज़ करें, जो क्रीम बेस्ड हो, जो स्प्रेड अच्छे से कर ले, एंड जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी हो। ओके। एंड सनस्क्रीन अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली सेंसिटिव स्किन के लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन चूज़ करूँगी मैं। ओके। एंड नाइट रूटीन में डिपेंड करता है कि उनका क्या कंसर्न है, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी, अगर आप सेंसिटिव स्किन है आपकी और आप एंटी एजिंग स्टार्ट करना चाहोगे तो रेटिनॉल बहुत सोच के स्टार्ट कीजिएगा एंड बहुत केयरफुली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन कर देता है। ओके। क्या बोटॉक्स एंड फिलर्स को आजमाना सुरक्षित है? बोटॉक्स एंड फिलर्स बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं। उसके मैंने आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे हैं इन माय एंटायर प्रैक्टिस। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है उस चीज़ को। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में वेंचर करते हैं बिना डिग्री के, बिना क्वालिफिकेशन के। बट अगर आप एक सीखे हुए डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास अगर आप ये प्रोसीजर्स कराएंगे तो ये डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे आपको और नेचुरल ही दिखेगा। आजकल वो माइंडसेट भी है कि वो बिल्कुल आपको नेचुरल नहीं दिखेगा, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल दिखेगा आपको अगर आप सही डॉक्टर से कराए ये चीज़। तो ये किस उम्र के लोगों को ये लेना चाहिए? बोटॉक्स यूजुअली ऐसे एज क्राइटेरिया नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन सैग हो रही है या रिंकल्स पड़ रहे हैं, आपकी झुर्रियाँ पड़ रही है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिंकल्स के लिए हम बोटॉक्स कंट्रोल करने के लिए। यस। तो एज मतलब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हु आर एज यंग एज 25 इयर्स, जो मॉडल्स है। कल ही मॉडल आए थे। हाँ जी। तो एक्टर्स भी आते हैं पंजाब से, देहरादून से, तो ये कराते हैं। तो दे आर वेरी यंग, लाइक अराउंड 25-30। बट उनके लिए हम उतना डोज नहीं देते, ओनली जितना रिक्वायर्ड है उतने में ही देते। लाइट डोज। यस, लाइट डोज। एंड फिलर्स जो है स्किन को लिफ्ट करता है। उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ें टेम्पररी है। बोटॉक्स 6 मंथ्स चलेगा एंड उसके बाद वापस आपके रिंकल्स आने लग जाएंगे। एंड फिलर्स जो है 1 ईयर तक चलेगा। उसके बाद आपको सेशन रिपीट करना पड़ेगा। हेयर फॉल एंड हेयर जो वाइट हो जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हेयर फॉल जैसे मैंने बताया मल्टीफैक्टोरियल होता है। जैसे हमारे डार्क सर्कल्स है वैसे ही हेयर फॉल भी होता है। हेयर फॉल स्ट्रेस रिलेटेड भी है, जेनेटिक भी होता है, गंजापन भी जेनेटिक होता है, एक्टिव हेयर लॉस जो भी होता है वो भी जेनेटिक हो सकता है। इंटरनल चीज़ें हो सकती है, जैसे थायराइड हो गया या फिर ओबेसिटी हो गई या विटामिन लेवल्स आपके कम हो गए, B12, विटामिन डी, आयरन लेवल्स, ये सारी चीज़ें अगर ड्रॉप हो गई तभी भी ये सारी चीज़ें दिख के आती है। वाइट हेयर जो है यूजुअली जेनेटिक होता है। अगर मेरे पेरेंट्स में जल्दी ग्रेइंग हो गया है तो बहुत चांसेस है कि मुझे भी जल्दी हो जाए। स्ट्रेस महत्वपूर्ण कारण है कि जल्दी ग्रे हो जाए बाल, एंड विटामिन डेफिशिएंसीज अगर है, ये सारी चीज़ों की वजह से। एंड यूजिंग वेरी हार्श स्किन हेयर केयर रूटीन, अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर कलर करा रहे हो जो आपके नॉर्मल हेयर कलर के अगेंस्ट है, जैसे पूरा ब्लीच करा के आप करा रहे हो हाइलाइट्स वगैरह, तो देयर इज़ अ चांस कि वो वाइट हो जाएंगे, ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो हेयर कलर मतलब कितने दिनों में करना चाहिए जिनके वाइट बाल हैं? मिनिमम 1 मंथ का गैप ज़रूर रखें। उससे पहले कर पाना बहुत डेंजरस होता है। तो हेयर कलर किस तरह का यूज करना चाहिए? नॉन अमोनिया तो हम बताते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि नॉन अमोनिया के लेबल्ड जो पैकेट्स भी आते हैं उसमें कहीं ना कहीं अमोनिया ज़रूर होता है। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो सेफ रहे। लेकिन मेडिकेटेड हेयर कलर्स आते हैं आजकल, वेजिटाल हो गया आपका, ऑल्ट्रस हो गया आपका, कैरामेट हो गया, बहुत सारे आ जाते हैं, इंडस वैली हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये इतने लंबे नहीं चलेंगे जैसे हमारे केमिकल वाले हेयर कलर चलते हैं। शायद आपको बार बार करना पड़े, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली सेफ रहते हैं। अंत में हमारे ऑडियंस के लिए आपकी क्या सलाह है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी हेयर एंड केयर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं? अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके स्किन की देखभाल ऐसे कीजिएगा जैसे कि आपको दूसरा स्किन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन और हेयर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको रिप्रेजेंट करेगा, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे 90 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे कोई भी साल के हो। तो आपकी स्किन केयर रूटीन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। एंड जो भी चीज़ें आपको लगती है आपकी लाइफ में आपके स्किन या हेयर को अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ को डेफिनेटली मॉडिफाई कीजिएगा।
and do take care of yourself. तो दोस्तों, इस एपिसोड के साथ विदा लेने का वक्त आ चुका है। याद रखें कि अपनी त्वचा का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसे हमारे लिए हर दिन बहुत कुछ सहना पड़ता है। सबसे खास बात, अगर आपके स्किन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि रिसेप्शन का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और यहाँ आकर भी मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीदेवी, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने अनुभव और ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। आपकी बातों से न केवल हमारे श्रोताओं को नई जानकारी मिली, बल्कि उनकी सोच और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी मिली। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपके साथ ऐसी उपयोगी बातचीत का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।